All, welcome to Learners Academy. Good evening, sir. So, relative pronouns we had started yesterday, the most important topic of all of the whole chapter. The relative pronoun कहाँ repeat होगा बाद में? जैसे personal pronoun तो repeat होगा, मतलब कहाँ आएगा इसका effect? आएगा direct indirect में change of pronoun. Direct indirect speech में कैसे हम change of pronoun करते हैं, ये सारा personal pronoun का फिर revision होगा. उसी तरीके से relative pronoun कहाँ repeat होगा पता है? Conjunction chapter. क्योंकि relative clause क्या है? एक उपवाक्य है, तो वाक्यों को वाक्यों से जोड़ने वाला शब्द कंजंक्शन होता है. तो यहाँ पे एक्चुअली जो रिलेटिव प्रोनाउन के सारे कंजंक्शन का एक पार्ट है रिलेटिव. अभी अपन इसको प्रोनाउन की दृष्टि से देख रहे हैं और कंजंक्शन चैप्टर में इसको कंजंक्शन की दृष्टि से देखेंगे, जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, जो दो सेंटेंसेस को क्या कर रहा है. तो देयर आर सम सेंटेंसेस गिवन, उसमें सबसे पहले आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना है. पहला काम क्या करना है? रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना है. चार सेंटेंस हैं ये, ठीक है. इन दो सेंटेंस में आप रिलेटिव प्रोनाउन कर लीजिए फटाफट. सारा सब कुछ पूछना है. रिलेटिव क्लॉज कहां से कहां तक है सब कुछ सोचिए. इसी तरह रिवीजन करेंगे इन दो सेंटेंस. इसी से हम रिवीजन करेंगे सारा इन दो सेंटेंसेस से. तो फटाफट से भर दीजिए क्या क्या आएगा. दिस इज द बुक. अच्छा दोनों सेम है. ओके, टेल मी फर्स्ट में क्या आएगा? ठीक है, तो इसमें विच आएगा. तो रिलेटिव क्लॉज कहां से कहां तक है? कहां से स्टार्ट हो रहा है रिलेटिव? बुक से, अबाउट से, और खत्म कहां हो रहा है? आई वाज पर. ठीक है, ये रिलेटिव क्लॉज है. रिलेटिव प्रोनाउन क्या है इसमें? वेरी गुड. अबाउट विच. विच नहीं है, अबाउट विच. इसका एंटीसीडेंट क्या है? इसके बारे में बातचीत हो रही है. ये वो किताब है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था. तो किसके बारे में बात कर रहा था? वो ये किताब है. तो जो इस रिलेटिव क्लॉज के अंदर जिस चीज का भी जिक्र हो रहा है वो एक्चुअली ये किताब है. तो ये किताब हो गई इसका एंटीसीडेंट. फाइन, ओके फाइन. और एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट के जस्ट बाद में प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है. तो एंटीसीडेंट और इसके बीच में अबाउट प्रीपोजिशन आ रहा है. तो क्या करेंगे हम? इस प्रीपोजिशन को भी किसका पार्ट मानेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन का ही पार्ट मानेंगे कि पूरा ही रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है. रिवीजन भी हो गया कल का जो भी सीखा. अब वैसे तो नॉन लिविंग के लिए विच भरते हैं, पर एक बार के लिए दैट भी तो भर सकते हैं. हालांकि भरेंगे नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली बुक अगर आ रहा है तो विच ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना. मान लो कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है जिसमें विच नहीं लगा पा रहे हैं तो दैट लगाएंगे. तो लेट्स से सेकंड सेंटेंस इसलिए रखा हुआ है सेम टू सेम कि इसमें दैट लगा के देखते हैं. सो दैट लगाएंगे तो वो के वही सारे रूल्स हैं. यहां से लेके यहां तक ये रिलेटिव क्लॉज है. और रिलेटिव प्रोनाउन बोलिए क्या होगा इसमें? अबाउट दैट. और एंटीसीडेंट वही बुक. ठीक है, अब दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन जो रखे हुए हैं विच और दैट, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है वो बता दीजिए. कैसे पता लगाया आपने? विच के बाद यानी रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब के बीच में ऑलरेडी सब्जेक्ट बनके कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन बैठा हुआ है. कल हमने देखे थे कि अगर नाउन बैठ रहा था, अभी प्रोनाउन भी बैठ सकता है. वैसे भी कल भी बता रहा था मैं कि नाउन या प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं. तो वर्ब से पहले ये बैठा है एंड यहाँ पर भी वर्ब से पहले ये बैठा है. सो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म के हैं. यस और नो? ये दोनों के दोनों हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म के. क्लियर? अब मुझे ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म का रिलेटिव प्रोनाउन हम हटा सकते हैं क्या? हटा सकते हैं. तो इसमें विच भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का है, दैट भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का है, तो हम हटा सकते हैं. तो अगर मैंने हटा दिया तो सही हो गया क्या सेंटेंस? अब क्या गलती हो गई? कल सीखा था, कल लास्ट में फाइनल रूल ही हमने इसी पे खत्म किया था, जो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, कड़ी से कड़ी जोड़नी. तो हमने कल ये सीखा था कि अगर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला रिलेटिव प्रोनाउन हटाना चाहते हैं तो बेशक हटाएं.
क्योंकि रूल बाय रूल को हटा सकते हैं, पर चेक कर लेना उससे पहले कोई पी पोजीशन नहीं बच जाना चाहिए। अगर पी पोजीशन आ रहा है तो फिर वो क्या होता है, हट के कहाँ लगता है, रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद में। रिलेटिव क्लॉज की वर्ब क्या, वाज टॉकिंग, तो इसकी वर्ब के बाद में लगा दूंगा तो यहाँ आ जाएगा अबाउट। सिमिलरली अगर दैट यहाँ से हटा दिया तो अबाउट भी हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई है, जो भी हमने अभी तक चर्चा करी है आज की क्लास में, किसी चीज में कंफ्यूजन, बोलो नो कंफ्यूजन। तो सुनिए ध्यान से, तो इन ऑल आज की क्लास में हमने जो भी सेंटेंसेस डिस्कस किए, कितने सेंटेंस हुए देखो। एक सेंटेंस तो वो बना जिसमें मैंने विच भर दिया है, बना। एक सेंटेंस वो बना जिसमें मैंने यहाँ पे, फिर एक सेंटेंस वो बना जिसमें विच हटके अबाउट हटके और अबाउट लास्ट में चला गया। क्या वो सेंटेंस ये होगा, पढ़ो। विच भी हट गया, अबाउट भी हट गया और अबाउट टॉकिंग के बाद आ गया, तो ये वही वाला सेंटेंस लिखा हुआ है क्या, पढ़ लो, बोलो रुद्र। ठीक है। और फिर एक सेंटेंस में दैट हट गया, अबाउट हट गया और ये अबाउट लास्ट में चला गया, तो उस सेंटेंस को ये वाला सेंटेंस माना जा सकता है, हालांकि दोनों सेंटेंस सेम है, पर कंसेप्चुअली उस सेंटेंस को ये वाला सेंटेंस माना जा सकता है जिसमें वो अबाउट लास्ट में जा रहा है, यस और नो। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके सामने चार सेंटेंसेस रखे हुए हैं, आप कहोगे सर तीन ही है क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ठीक है, आपकी नजर में सेम मान लो, पर एक बार के लिए अलग अलग डिफरेंट चार सेंटेंसेस मान। इन चार में से कितने सही हैं, कितने गलत हैं, या सारे सही हैं या सारे गलत। लास्ट वाला गलत है, तो लास्ट और इसमें फर्क ही क्या है, तो ये भी गलत है क्या, थर्ड वाला गलत है, ओके, थर्ड वाला गलत है, बाकी तीन सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है और थर्ड वाला गलत है। इस दिस सारे सही है, दूसरे बोलो। कल की क्लास में नहीं थे, कल की क्लास में नहीं थे आप, तो फिर ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है। इस रूल पे हमने कल खत्म किया था, बोलो यहाँ पे क्या भरा था, क्या भरा था, यहाँ पे क्या भरा था, दैट, हु, क्या भरा था, और यहाँ पे क्या भरा था, which। और फिर तीनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तीनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, नहीं है क्या, बोलो। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों को हटा दिया तो ये प्रीपोजिशन लास्ट में गए थे, बोलो गए थे नहीं गए थे, बोलो गए थे ना, कि नहीं गए थे, कि अगर कोई गेस्ट आएगा और वो जिसके लिए आया वही चला गया तो उसको अपनी जगह शिफ्ट करके जाएगा, ये चीज हमने कल डिस्कस करी थी, कि अगर विच लगाएंगे तो इन साथ में लगेगा, क्योंकि ये पूरा ही रिलेटिव प्रोनाउन है, तो विच जाएगा तो इनको भी जाना पड़ेगा और जाके कहाँ लगेगा वो, रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद में, रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद में, रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद में। इस रूल पे खत्म किया था ना कल हमने, बोलो रुद्र। तो अब क्या कंफ्यूजन है, रिलेटिव प्रोनाउन ही क्यों लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्यों लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बनाई क्यों, इन सब बातों के जवाब है हमारे पास, बोलो। प्रोनाउन ही क्यों बना था, नाउन ही बोलते रहते हैं, जरूरत ही क्या थी, इस सबका नाम है ना, तो मैं क्यों उसको इसका उसका या वह यह कहकर संबोधित करूं, मैं डायरेक्ट रुद्र चर्चित नाम ही ले लूं। उसका जवाब है क्या हमारे पास, कि प्रोनाउन, नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करें हम, तो बेटा ये रूल्स है, इसका क्या जवाब हो सकता है कि इसको लास्ट में क्यों लेके जाते हैं। याद रखना चाहो तो ऐसा याद रख सकते हो कि ये पूरा रिलेटिव प्रोनाउन है, जाएगा तो पूरा ही जाएगा और रहेगा तो पूरा ही रहेगा, और फिर मीनिंग के अकॉर्डिंग जो भी प्रीपोजिशन यूज हो रहा है वो बाद में है, मतलब इस जगह से तो पूरा ही जाएगा, इस जगह से तो जाएगा तो पूरा ही जाएगा, बोलो अब क्या कंफ्यूजन। और ऐसा अगर कंफ्यूजन हो रहा था तो कल क्यों नहीं पूछा था, सेंटेंस कल के ही थे। बोलो उस टाइम घर जाने की जल्दी हो रही थी, 6:45 हो गई थी, ये बात है।
ओके, तो कहाँ तक पहुंची हमारी गाड़ी? इस स्पीड में तो आपका 2-3 साल में भी कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, यकीन ना। जिस स्पीड में आप बिल्कुल रिवीजन नहीं करके आते हो, बस यूं उठा के चले आते हो जैसे कोई मूवी देखने चल रहा है, तो इसमें तो आपका 2-3 साल में भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। और इस स्पीड में मैं भी नहीं पढ़ाने वाला, मैं केवल प्रोनाउन तक देखूंगा, अगर इंटरेस्ट लेते हो तो ठीक है, नहीं तो विल शट ऑफ द बैच। ओके, मेरे यहाँ पे पढ़ना है तो डेली रिवीजन करना है, कैसे करोगे वो आपकी प्रॉब्लम। कुल मिला के इंटरेस्ट लेके पढ़ने वाले बच्चे से, तो चाहे से 1 हो 2 हो या कितने भी, जो ले रहे हैं, जो डेली रिवाइज कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो बैठेंगे क्लास में, बाकी नहीं बैठ सकते। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, फिर से बताओ, विच, यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूं तो ये सेंटेंस बनेगा, यानी कि अगर विच रहेगा तो अबाउट भी रहेगा उसके पीछे, एंड दैट रहेगा तो भी अबाउट भी रहेगा उसके पीछे, और विच और दैट दोनों ही हट गए तो फिर अबाउट विच दैट दोनों हट के अबाउट लास्ट में आ जाएगा। तो 4 सेंटेंस ये यूं कह लो, चलो इसको हटा देते, 3 सेंटेंस तो फिर भी बन ही गए डिफरेंट, 3 सेंटेंस डिफरेंटली बन गए, तीनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है कि ये वो किताब है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब बताओ कितने सेंटेंस इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट लग रहे हैं? होने में तो कॉन्सेप्चुअली तीनों सही है, क्योंकि रूल बाय रूल ही फॉलो किया है, विच लगा रहे हैं तो दैट भी लगा रहे हैं, अबाउट भी लगा रहे हैं, विच हटा रहे हैं तो बाद में भेज रहे हैं, तो बाय रूल तो हमने सारा सब कुछ फॉलो किया है। तो एक नया रूल यहाँ पैदा होता है, नया रूल ये है कि दैट जब जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आएगा, जैसा आ रहा है, तो ये कभी भी अपने आसपास प्रीपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करता। तो ये कभी भी अपने आसपास, आसपास मतलब पहले, प्रीपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करता। विच तो कर लेता है बर्दाश्त, और whom भी कर लेता है, whom और विच तो कर रहे थे कल, कल दैट नहीं आया था, दैट आया याद है, पर दैट क्या है, अपने पीछे प्रीपोजिशन नहीं रखता। ठीक है, तो अब क्या होगा, विच तो रखता है, तो अबाउट विच तो करेक्ट है, लेकिन अगर विच कल को मैं हटा दूं तो अबाउट लास्ट में चला जाएगा, वो भी करेक्ट है। अगर मैं विच को हटा दूं तो अबाउट लास्ट में चला जाएगा, वो भी करेक्ट है। दैट कहता है मेरे पीछे तो रहेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। पर अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे, सेम टू सेम वही कि दैट और अबाउट साथ में नहीं रख सकते ना, दोनों को ही हटा देंगे और अबाउट लास्ट में लगा देंगे, यानी कि दैट हटाकर अबाउट लास्ट में लगाना सही है, लेकिन दैट लगाकर अबाउट उसके पीछे लगाना गलत है। कुल मिला के बात इतनी है, हु और विच की सीरीज में अगर पीछे प्रीपोजिशन आ रहा है तो भी सही है, और रिलेटिव प्रोनाउन हटके प्रीपोजिशन आखिरी में जा रहा है तो भी सही है, पर दैट वाली सीरीज में प्रीपोजिशन को आखिरी में भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ में प्रीपोजिशन नहीं लग सकता। दैट वाली सीरीज के रिलेटिव प्रोनाउन में साथ में प्रीपोजिशन नहीं लग सकता। दिस इज द रूल। पढ़ो, पढ़िए। ठीक है, यही बात मैंने कही, दैट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हम किसी भी, नॉट ओनली अबाउट, अबाउट की बात नहीं है, कोई भी प्रीपोजिशन, टू, इन, ऑन, फॉर, कुछ भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर जबरदस्ती किया हुआ है तो उसको इंप्रूव कैसे करोगे आप, जैसे सपोज करो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आप दैट को भी हटाओगे, मतलब आप उसकी दूसरी फॉर्म बनाओगे। दूसरी फॉर्म क्या होती है, दोनों को हटाओ और प्रीपोजिशन को आखिरी में लिखो। और विच के केस में दोनों सही है, अगर आपने विच के साथ में प्रीपोजिशन यूज किया तो भी ठीक है, और विच हटा के प्रीपोजिशन लास्ट में यूज किया तो ऑब्वियसली ठीक है। क्लियर है क्या सारी बातें? ओके, क्लियर। चले नेक्स्ट रूल पे। ओके, तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म के हो जाएं, क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म बिल्कुल ही नॉट सो इंपॉर्टेंट सी चीज है, बट एक आध सेंटेंस फिर भी, क्योंकि 3 फॉर्म्स होती है तो तीनों फॉर्म्स के बारे में हमको जानना जरूरी है, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आती। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म के इक्वेशन आते हैं, इन्हीं के सेंटेंसेस बनते हैं जो डाउट क्रिएट करते हैं। तो पॉजिटिव फॉर्म के 2 या 3 सेंटेंस लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे, इसके आगे का रूल, इसको एक बार स्किप कर दिया मैंने यहीं पे, अब इसी के आगे की कड़ी आएगी, लेकिन बीच में एक बार पॉजिटिव फॉर्म वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, सॉरी, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, तो अभी वो पॉजिटिव फॉर्म शायद लास्ट में सेट है फिर इसमें, है ना, चलो आएगी जब मैं बताऊंगा। अभी उसी के आगे की कड़ी चल रही है, जहां पे लास्ट स्लाइड खत्म हुई उसी के आगे। चलो पढ़ो। This is the only book that is in demand nowadays.
6 सेंटेंस देता हूँ, यानी कि पॉजेसिव फॉर्म का हो सकता है कि स्लाइड में आखिरी में, ठीक है, पर डोंट वरी, मतलब खत्म होने से पहले एक बार जिक्र हो जाएगा ताकि आपको नॉलेज हो जाए भी कैसे होती है। अभी जहां हमने खत्म किया उसके आगे आपको कड़ी जोड़नी है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस देने हैं मुझे, 5 ही हुए क्या ये आगे छठा छठा आ गया। ओके, तो इन 6 सेंटेंस में अपने अपने रिलेटिव प्रोनाउन भर लीजिए, एक रफ शीट निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, जो जो आपको लगता है नंबर 1 डाल के, नंबर 2 डाल के, नंबर 3 डाल के, क्विक। अब ये मान के चलो बिल्कुल एंड पे आ गए अपन रिलेटिव प्रोनाउन के, कुछ अंतिम के रूल्स हैं, फिर खत्म है। अरे अपना पतना भरो, नंबर 1 डालो, उसके आगे आपको जो लग रहा है वो भरो, नंबर 2 डालो, उसके आगे वाला भरो। हो गए आंसर्स रेडी? हो गए सारे? सारे आंसर्स रेडी करो, छह के छह। अगर आप विच या दैट भरो तो उसके सामने ये भी मेंशन करना है कि विच सब्जेक्टिव फॉर्म वाला भर रहे हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला, क्योंकि विच और दैट की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है, विच विच दैट दैट। तो आप क्लियरली मेंशन मेंशन कर देना, छोटा सा लिख देना एज फॉर सब्जेक्टिव, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। क्या डायट? दैट की क्या कह रहा है? हाँ दैट दैट, हाँ उसमें भी लिखो विच और दैट दोनों कह रहा हूँ मैं, विच और दैट दोनों के केस में आप मेंशन करो कि वेदर यू आर राइटिंग सब्जेक्टिव फॉर्म और यू आर राइटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि दोनों की सेम होती है। केवल याद नहीं मतलब हु होम होस, विच विच ऑफ विच, दैट दैट क्रॉस, साथ रिलेटेड प्रोनाउन। डन? ओके, चर्चित हो गए 6 के 6? ओके, हाँ हो गए चर्चित 6 के 6। कृतिका हो गया? शैली? हाँ एक रह गया। ओके, ट्राई करो उसको भी। रुद्र? सक्षम? हो गए 6 के 6? हाँ मौलिक? हो गए? क्या ऑल ग्लिटर वाले में क्या आएगा? तो सारे बताऊंगा मैं तो, क्योंकि ऑल ग्लिटर वाला दोनों बताऊंगा, सारे बताऊंगा, टाइम ऑफ कर दूंगा।
ऐसा लग रहा है कि मैं कम सुन रहा हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है, या तो आप धीरे बोल रहे हो। करें स्टार्ट? ओके, चलो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले है दिस इज द ओनली बुक डैश इज इन डिमांड नाउअडेज। ये केवल वो किताब है, केवल यही वो किताब है जो इस समय नाउअडेज मतलब होता है आजकल, जो आजकल डिमांड में है, जिसकी आजकल मांग है, केवल वो किताब यही है। ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो बुक बनेगा एंटीसीडेंट, और जो जस्ट स्टार्ट हो रहा है, so there has to be a relative pronoun here. So book is a non-living thing, so what we will put? We will put which. Okay, if we are putting which, so we should know whether it is subjective वाला which और objective वाला which. So which is हाँ subjective वाला which, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पार्ट में वर्ब आ रही है। वेरी गुड, तो ये which है subjective वाला which. Good. चलो नेक्स्ट बोलो। There is none. None का मतलब होता है no one. No one की शॉर्ट फॉर्म है none। ठीक है, तो देयर इज नन, यानी ऐसा कोई भी नहीं है। डैश कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट, इस क्रूशियल घड़ी में जो आपकी सहायता कर सके। क्रूशियल होती है निर्णायक, क्रूशियल का मतलब क्या होता है? निर्णायक घड़ी। ठीक है, तो क्या आएगा? नो वन होगा, तो नो वन इज विल बी लिविंग थिंग, नो वन लिविंग थिंग के लिए आएगा, नो बडी भी लिविंग थिंग के लिए आएगा, लेकिन नथिंग नॉन लिविंग के लिए आएगा। ठीक है ना, कि जिसके आगे वन या बडी लगा हुआ है, ये वैसे तीसरे तरह का प्रोनाउन आएगा। 12 तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, जिसमें क्या आता है? वन, बडी और थिंग लग जाता है। और इनसे 12 तरह के कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, और एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। ऐसे 12 तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, जो अपन इसके बाद लेंगे। जस्ट इसके बाद यूनिक कैटेगरी को लेना है। तो कुल मिला के ये दोनों तो लिविंग होती है, और ये होता है नॉन लिविंग। सो नो वन क्या किस कैटेगरी का माना जाएगा? लिविंग। तो लिविंग के हिसाब से हु, हुम, हुज वाली सीरीज चलेगी, और हु, हुम, हुज में से आपने डिसाइड कर लिया हु। क्यों डिसाइड किया आपने हु को, वो भी बता दो। क्योंकि इसके जस्ट बाद में क्लॉज की वर्ब आ रही है कैन वाली, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो हु की तो सब्जेक्टिव फॉर्म हुई रहती है, इसमें सब्जेक्टिव फॉर्म चलो लिख देते हैं फिर भी सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है ना। अब यहाँ पे ये चीज के लिए कह रहा है, किसी इंसान के लिए कह रहा है, कि क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि हो सकता है कि इंसान के लिए भी कहा मुहावरा है, तो कहावत है, तो कोई भी चमकती हुई चीज चकाचौंध के पीछे नहीं भागना चाहिए हमको। जो भी चमकती हुई चीज देखिए, हमको ऐसा नहीं मानना चाहिए सोना, हो सकता है कि वो तो लोहा ही हो, बाहर से तो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। तो ये चीज तो इंसान के लिए भी कही जा सकती है ना। फिर बाहर से मान लो कोई इंसान सुंदर दिख रहा है, हमने उसको अपना दोस्त बना दिया, हो सकता है अंदर से तो उसके छल कपट या ऐसी भावनाएं हो, या अंदर से वो इंसान अच्छा इंसान ना हो। समझ गए? तो यहाँ पे ये ऑल दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो विच और दैट की, विच और हु की सीरीज ना लगा के दैट वाली सीरीज लगाएंगे, और दैट वाली सीरीज में तो एक ही आता है दैट, है ना। अब आता कौन, ये है कौन सा? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव, क्योंकि इसके बाद में बार-बार ग्लिटर्स मतलब चमकना। ठीक है, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आना चाहिए। कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया तो वो सब्जेक्ट है, फिर ये ऑब्जेक्ट है। सो ये भी क्या हुआ? हाँ, हाँ, क्यों हटाएंगे? सब्जेक्टिव फॉर्म हट सकती है कभी? हाँ, हाँ, इसको बाद में ले जाएंगे। क्यों? ये तो एंटीसीडेंट है, इसके पीछे अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो लास्ट में जाएगा। बेटा बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हो, बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हो। एंटीसीडेंट तो अपनी जगह ही रहेगा, ये अपनी जगह ही रहेगा, ये अपनी जगह ही रहेगा। एंटीसीडेंट और प्रोनाउन के बीच में अगर प्रीपोजिशन है, अगर है, हमेशा थोड़ा होता है, तो उसकी बात थी कि वो लास्ट में जाता है। यहाँ कोई प्रीपोजिशन है ही नहीं, यहाँ कोई प्रीपोजिशन है ही नहीं। जैसे मैंने कह दिया आई नीड ए चेयर, आई नीड, नन कोई प्रीपोजिशन है क्या? इतनी नॉलेज तो हो गया। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? इनटू, फॉर, इनटू, अबाउट, ये होते हैं प्रीपोजिशन। ये नन तो प्रोनाउन है, ये तो एंटीसीडेंट है जिसके बारे में सारी जानकारी है। जैसे मैंने लिखा आई नीड अ चेयर, मुझे एक चेयर चाहिए, तो आपने कहा कैसी चेयर चाहिए आपको, तो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, ऑन विच आई कैन सिट, ऑन विच आई कैन सिट। तो अब यहाँ पे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन था विच, और ये एंटीसीडेंट है, इसके बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है, तो ये प्रीपोजिशन को हटा सकते हैं, बाद में ले जाएंगे। वो सारे रूल्स इस प्रीपोजिशन के लिए चलेंगे। ऐसे थोड़ा ना कि चेयर को उठा के लास्ट में ले जाओ, वो तो एंटीसीडेंट तो वही रहेगा ना।
तो ये सब तो एंटीसीडेंट है, इनके बीच में प्रीपोजिशन आएंगे तब होगी वो वार्तालाप, बाद में लेके जाना है कि यहाँ रखना है। ओके, ऑल भी कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ऑल एक प्रोनाउन है। ठीक है, क्लियर है, एक तरीके का डिटरमिनर भी कहते हैं, ठीक है। चलो हाँ जी, तो दैट जो है, दैट की जस्ट बात में क्या आ रही है, वर्ब आ रही है और सब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरी बात, जब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में हो तो आप इसको हटा नहीं सकते हो, इस स्विच को रखना पड़ेगा, नहीं लगा नहीं, अगर हटा दोगे तो सेंटेंस गलत है। एक बार हटा के पढ़ो, दिस इज द ओनली बुक इज इन डिमांड नाउ इट इज, तो सेंटेंस बना के देयर इज नन कैन हेल्प यू, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, नहीं बन रहा ना सेंटेंस। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी तो ही हटा सकते हो, सब्जेक्टिव फॉर्म को आप हटा नहीं सकते हो। ओके, कोई डाउट यहां तक? अगले 3 को देखें। चलो, आई कैन गिव यू द लिटिल मनी, मैं आपको वो थोड़ा पैसा दे सकता हूं जो मेरे पास है। सो ऑफ विच पॉजिटिव फॉर्म के भी सेंटेंस आए नहीं है। देखो पॉजिटिव फॉर्म कब आती है, सुन लो मैं एक हिंट दे देता हूं, जब एंटीसीडेंट का अधिकार अगले नाउन या प्रोनाउन पे व्यक्त हो, तो मनी का अधिकार आई पे व्यक्त हो रहा है क्या? उल्टा हो रहा है, ये तो आई का अधिकार मनी पे व्यक्त हो रहा है, इस तरीके का मीनिंग निकल गया है। अभी सेंटेंस दूंगा समझ में आ जाएगा। तो ऐसा मीनिंग निकल गया है तब आएगी पॉजिटिव फॉर्म। ओके, नहीं तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। तो मनी के हिसाब से क्या आएगी, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों ही विच रहती है, लेकिन ये विच कौन सी है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? क्योंकि आई आ गया बीच में। अब इस विच को हटा सकता है तू, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, इस विच को तू हटा सकता है, इसको मैं विच को हटा के पढ़ेगा तो भी सेंटेंस सही होगा। आई कैन गिव यू द लिटिल मनी आई हैव, ये भी करेक्ट है, और विच बोल के कहेगा तो भी सही है कि विच आई हैव। क्लियर? लेकिन इसके पीछे भी कोई प्रीपोजिशन नहीं है जिसको तू लास्ट में ले जाए। ठीक है, क्लियर है? ओके। हाँ, एक्सेप्शनल केस में जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचे, अब वो क्या होता है, जैसे अभी ऑल के केस में, और या फिर अगर विच ऑप्शन में ना, जो 4 ऑप्शन है उसमें विच है ही नहीं और दैट है, तो फिर हमारी मजबूरी है दैट पर, मतलब प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी दैट की है, फर्स्ट प्रायोरिटी विच की। ठीक है, क्लियर? प्रायोरिटी के हिसाब से चलो। ओके, चलो ये देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, चाहो तो हम हटा भी सकते हैं। यू कैन कम एट एनी टाइम दैट यू लाइक, आप किसी भी समय आ सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। तो यहाँ पे टाइम जो है ऑब्वियसली लिविंग तो है नहीं, टाइम लिविंग है, वो किसने कहा टाइम लिविंग है बेटा? एंटीसीडेंट पकड़ना, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कौन सा नाउन या प्रोनाउन है। देखो मैं, आप किसी भी समय आ सकते हो, तो मैंने कहा किसी भी समय आ सकता हूँ, मैंने कहा समय की ज्यादा जानकारी दे, कैसा समय होना चाहिए, तो आपने कहा जो आपको पसंद हो। तो ये जो पसंद की बात हो रही है, ये समय की पसंद की बात हो रही है भाई, जो समय आपको पसंद हो। तो ये अगली जानकारी समय की है, तो समय बनेगा एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट इज ए नॉन लिविंग हियर, सो आई विल पुट विच। ठीक है, अच्छा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? क्योंकि यू आ रहा है बीच में, ऑब्जेक्टिव चाहो तो उसको हटा सकते हैं, एनी टाइम यू लाइक लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट सेंटेंस, दिस इज द बेस्ट डैश आई हैव बीन एबल टू डू फॉर यू, ये वो सबसे अच्छी चीज है, ये वो सबसे अच्छी चीज है जो मैं आपके लिए करने में सक्षम हुआ। अब जो भी मैंने आपके लिए किया है वो लिविंग तो नहीं है, आप अच्छा ये सबसे अच्छा इंसान है जो मैंने आपके लिए किया है, इंसान को कैसे करेगा? करने का मतलब है कोई एहसान करना, कोई कार्य करना। ठीक है, करने का मतलब है भी ये मैंने तेरे लिए इतना किया, तो मैंने तेरे लिए क्या किया, मैंने तेरे लिए कोई एहसान किया, मैंने तेरे लिए कोई कार्य किया, मैंने तेरे लिए कोई फेवर किया, तो कोई इंसान तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने से दैट भरा, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी में दैट भी भर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, विच रहनी चाहिए। ठीक है, सो विच कौन सा, सब्जेक्टिव फॉर्म है ऑब्जेक्टिव फॉर्म? और चाहो तो हटा भी सकते हो, दिस इज द बेस्ट आई हैव बीन एबल टू। डन। सो ये पूरे रिलेटिव प्रोनाउन का हमारा रिवीजन हो गया, हो गया। कब हटा सकते हैं, कब लगा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये केवल रिवीजन के लिए थे सेंटेंस? सारे गलत, केवल एक सही है, सारे गलत हैं, केवल और केवल एक सही है, और एक सही हो रहा था लेकिन मैंने भरमा दिया तेरे को, तो तूने वो भी गलत कर दिया। इन सब में दैट आएगा, इन सब में दैट आएगा। ठीक है, सो एक रूल पेश है आपके सामने, उस रूल के लिए हमें एक एक्रोनिम याद रखेंगे। एक्रोनिम समझते क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म, एक्रोनिम नहीं समझते? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक एक्रोनिम है, यूएसए, एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म, एक एक्रोनिम याद रखेंगे, नो साला, नो साला। अब इसकी फुल फॉर्म बता दें जल्दी से। ठीक है,
कि अगर मैं एक एक वर्ड बताऊं ना तो वर्ड क्या है जल्दी से याद नहीं होते और एक्रोनिम जल्दी से याद हो जाता है। तो एक्रोनिम क्या है इस रूल के लिए? नो साला है भी नहीं ना किसी के साला भी, है ना। सो एन फॉर नन दिख रहा है क्या? एन फॉर नन, ओ फॉर ओनली, एस फॉर सुपरलेटिव डिग्री। अब शायद कई लोग समझ गए होंगे क्या रूल बताने वाला हूं। ए फॉर ऑल, एल फॉर लिटिल, एंड दूसरा वाला जो ए है उसका मतलब है एनी। ये 6 शब्द अगर सेंटेंस में आ जाए, कहां है? एंटीसीडेंट की जगह आ जाए। किसकी जगह आ जाए? ऐसे नहीं कहीं भी, ऐसे नहीं कहीं भी दिख जाए और दैट ना, गलत। एंटीसीडेंट की जगह आ जाए, या एंटीसीडेंट की जगह ना आए तो एंटीसीडेंट के साथ एटलीस्ट जुड़े हुए हों। दोनों ही केस में हम केवल और केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही सीरीज वाला रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, वो है दैट वाली सीरीज। अब दैट वाली सीरीज में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वो डिपेंड करेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक अलग केस हो गया ना, लेकिन 3 सीरीज जो है उसमें से केवल और केवल दैट वाली सीरीज का ही रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये बुक एंटीसीडेंट थी, इसके साथ ओनली जुड़ा हुआ है, ओनली है उस लिस्ट में, है उस लिस्ट में, ओके। ये तो खुद नन ही एंटीसीडेंट बन गया, या तो खुद ही एंटीसीडेंट बन जाए या उसके साथ जुड़े हुए, तो ये तो खुद ही बन गया नन, ठीक है। क्या? नहीं, केवल नन, जो वर्ड लिखा है एज इट इज, जो वर्ड लिखा है एज इट इज, ठीक है। ओ हो गया ना, ओ नहीं, ओ कहां हुआ? ओ हो गया, ओ हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ऑल, तो ऑल इस लिस्ट में चेक करो, ओनली दैट आएगा। इसमें तो हमने क्या कॉमन सेंस से भी दैट कर दिया था क्योंकि हम कंफ्यूज थे तो हमने दैट कर दिया। यहाँ पे आ जाओ, लिटिल जो है एंटीसीडेंट के साथ जुड़ा हुआ है, एक्चुअली ये लिटिल मनी पूरा एंटीसीडेंट है, थोड़ा पैसा, ठीक है। यहाँ पे लिटिल मनी पूरा एंटीसीडेंट है, तो एक ही बात है, एंटीसीडेंट बने या उससे जुड़कर बने, जुड़कर एंटीसीडेंट बने, उस शब्द से जुड़कर बने, तो भी क्या आएगा? दैट। इधर आओ, एनी, एनी जो है टाइम एंटीसीडेंट से जुड़ा हुआ है, एनी भी उस लिस्ट में है। और लास्ट में बेस्ट क्या है? द बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। किसी भी एडजेक्टिव एडवर्ब की, किसी भी एडजेक्टिव एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री, किसी भी, ये किसकी है? सुपरलेटिव डिग्री नहीं समझते? गुड, बेटर, बेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, नहीं समझते? एडजेक्टिव तो समझते हो, एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताना। तो जब मैं विशेषता बताता हूं तो मैं 3 डिग्री में बताता हूं। एक तो होता है मैं केवल विशेषता बता के छोड़ दूं, एक होता है मैं विशेषता भी बता रहा हूं लेकिन 2 लोगों को कंपेयर कर रहा हूं, और एक होता है मैं विशेषता बताकर सबसे उच्चतम विशेषता बताऊं। जैसे कि मैंने कहा मयंक अच्छा लड़का है, तो उसमें मयंक क्या नाम है? चर्चित। मयंक याद आ रहा है? मयंक नहीं है क्या? अच्छा, हाँ, इसलिए वो याद आ रहा है, ओके। तो मैंने कहा चर्चित अच्छा लड़का है, तो अच्छा वर्ड यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में, कौन सी डिग्री में? केवल मैंने विशेषता बताई, दैट्स इट। लेकिन मैंने कहा चर्चित जो है रुद्र से अच्छा लड़का है, तो अब मैंने इसको भी अच्छा बताया, इसको भी अच्छा बताया, लेकिन किसी को किसी से ज्यादा या कम बताया। तो अब जो मैं कह रहा हूं ना इससे अच्छा, वो है कंपैरेटिव डिग्री। वो है तो एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव। और फिर मैं कहूं चर्चित सबसे अच्छा है, तो इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड की 3 डिग्रीज होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब किसी के कंपैरिजन में अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो यहाँ पे बेस्ट आ गया। स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट, हर एक विशेषण की 3 डिग्री होती है, स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट, और कोई भी एडजेक्टिव हम कहें। कईयों के आगे मोर या मोस्ट लगता है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो कईयों के आगे मोर, मोस्ट लगता है, कईयों के आगे ईआर और ईएसटी। तीसरा ही चैप्टर है, ये खत्म हो जाएगा कल परसों, उसके अगला चैप्टर एडजेक्टिव ही है, उसमें अपन डिग्री को डिटेल में देखेंगे। और डिग्री का तो एक अलग से चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 14, अलग से बिल्कुल डिफरेंट, उसमें केवल डिग्री की बात होगी, ठीक है क्या? क्लियर है? तो एनी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी होती है, किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो विच व्हाट वी विल यूज दैट। सो सब में क्या भर दो? दैट। चाहे से सब्जेक्टिव चाहे से ऑब्जेक्टिव, वो एक अलग बात है, इसमें तो भरा हुआ है, लेकिन भरने में केवल और केवल क्या आएगा? दैट ही आएगा, एंड नो अदर रिलेटिव प्रोनाउन। सो प्लीज रीड द रूल। नन, ओनली, सुपरलेटिव, डिग्री, ऑल, लिटिल, एनी। शब्द याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एन ओ एस ए एल ए, नो साल। यदि ये शब्द सेंटेंस में एंटीसीडेंट के रूप में आए या एंटीसीडेंट से पहले आए तो केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग होगा, ये दैट की मोनोपोलियन शब्दों पर, ठीक है? क्लियर है?
हाँ एंटीसीडेंट से दोनों केस लेते हैं ना क्या लगा के, जैसे कईयों में पहले आ रहा है, जैसे ओनली इससे पहले आ रहा है, इसमें खुद एंटीसीडेंट है, इसमें खुद एंटीसीडेंट है, इसमें पहले आ रहा है, इसमें पहले आ रहा है, इसमें खुद एंटीसीडेंट है। ओके डन, चलें आगे। ओके करीब करीब हम एंड पे आ चुके हैं। तो अब आया है वो पॉजिटिव फॉर्म वाला सेंटेंस। देखो, राम जिसकी टांगे टूटी हुई है मेरा स्टूडेंट है, तो ज से तो स्टार्ट हो रहा है, तो आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन इस एंटीसीडेंट का इस लेग्स पे पोजीशन स्थापित हो रहा है, इस एंटीसीडेंट का इस लेग्स पे पोजीशन स्थापित हो। सिंपल सा रूल है, बड़ा सिंपल सा, आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है और इस तरीके से भरना है कि जो पिछला एंटीसीडेंट है उसका अगले नाउन पर क्या स्थापित हो, पोजीशन स्थापित हो। तो राम का लेग्स पे पोजीशन स्थापित हो रहा है और राम लिविंग है, तो लिविंग के हिसाब से हु हुम हुज, और पॉजिटिव फॉर्म क्या है, ठीक है। द टेबल डैश लेग्स आर ब्रोकन, वो टेबल जिसकी टांगे टूटी हुई हो मेरी, ठीक है। तो टेबल सेम टू सेम है, इसमें राम की टांगे टूटी हुई है, इसमें टेबल की टांगे टूटी हुई है। सो राम का लेग्स का अधिकार है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में टेबल का लेग्स का अधिकार है। लेग्स किसकी है, टेबल की तो है। सो उसमें हु वाली सीरीज चलेगी, इसमें विच वाली सीरीज चलेगी। हु वाली सीरीज में पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है, हु हुम हुज, और विच वाली सीरीज में पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है, विच विच ऑफ विच। वैसे ऑफ विच पढ़ दूंगा और ये सेंटेंस हो जाएगा। नहीं, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हटा सकते हैं और किसी फॉर्म को नहीं हटा सकते, ठीक है। पर फिर भी ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, गलत, ठीक है। अब सुनो, देखो हु हुम हुज, हुज यूज तो होगा, जब पोजीशन स्थापित हो तो हुज यूज तो होगा, या ऑफ विच यूज तो होगा, दैट इज करेक्ट, वो बिल्कुल सही है। लेकिन यूज करने के कुछ रूल्स हैं, मतलब इनकी पोजीशनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, ये पोजीशन कहाँ होंगे सेंटेंस में। तो पहले वाले में नो डाउट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यानी कि पहले वाले केस में हम क्या करेंगे, पहले एंटीसीडेंट लिखेंगे, ठीक है, फिर हुज लिखेंगे और फिर वो नाउन लिख देंगे जिस पर अधिकार व्यक्त हो रहा है। जैसे पहला वाला स्ट्रक्चर तो सेट है, बिल्कुल करेक्ट है वो तो, लेकिन दूसरे वाले स्ट्रक्चर में सुनना ध्यान से, पहले एंटीसीडेंट लिखेंगे, फिर वो नाउन लिखेंगे और ऑफ विच तीसरे पोजीशन पे लिखेंगे। समझ आया? अरे पोजीशन चेंज कर दो बस, ये ऑफ विच प्रोनाउन बाद में लगा दो और ये नाउन जिस पर अधिकार व्यक्त हो रहा है वो पहले लगा दो। कैसे आएगा सेंटेंस बोलो, द टेबल लेग्स ऑफ विच आर ब्रोकन, अब पढ़ने में ज्यादा सही लगा, लेग्स ऑफ विच आर ब्रोकन इज, भाई लिविंग के बस इसमें पॉजिटिव फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा एरर आएगी, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है ना। वैसे तो उसके भी ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि भली सारी के सारी एरर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म की भरी रहती है, बट फिर भी आ जाए तो याद रखना एक ही एरर बनती है, उसमें तो वो भी नहीं बनती, उसमें तो बस फिट कर दो बीच में। नॉन लिविंग के केस में तो विच विच ऑफ विच है, उसकी ऑफ विच की यूसेज आना चाहिए, है तो सही वो पॉजिटिव फॉर्म, लेकिन यूज कैसे करना है, पहले एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट के जस्ट बाद में वो नाउन जिस पर अधिकार व्यक्त हो रहा है, तो टेबल का लेग्स का अधिकार व्यक्त हो रहा है, तो टेबल के जस्ट बाद में लेग्स का अधिकार, और फिर बाद में वो पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा, पॉजिटिव ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन आएगा पॉजिटिव। क्लियर है? उसमें तो बीच में रहेगा दोनों के, इसमें साइड में। क्लियर है क्या? बस दैट्स इट, इसके अलावा पॉजिटिव फॉर्म की और कोई एरर नहीं बनती और कोई रूल भी नहीं बनता, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, पॉजिटिव फॉर्म बस ये है कि आपको पता हो जाना चाहिए पढ़ते ही भाई इसमें पॉजिटिव फॉर्म है या नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसमें पॉजिटिव फॉर्म आनी हो और आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे दिमाग लगा रहे हो, आप ऐसे सोच रहे हो सर इस वर्ब के और इसके बीच में नाउन आ गया, होम भर देता हूं, तो उस रूल से तो होम ही भरा जाएगा क्योंकि बीच में वाकई में नाउन आ गया। लेकिन सबसे पहला दिमाग आप ये लगाओ कि यहाँ पर राम का लेग्स का अधिकार है, उन सेंटेंसेस पे ऐसा नहीं होता था कि एंटीसीडेंट का उस नाउन पे अधिकार होता था, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो ये शायद लास्ट रूल है आज का, दे हु आर स्टैंडिंग इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशंस, वो लोग जो, नहीं लास्ट रूल नहीं है, इसके बाद एक रूल है, वो लोग जो इस रूम में खड़े हैं वो अपनी पोजीशन से नहीं है। मान लो डकैती हो गई, हाईजैक हो गया, कोई बैंक में लूट हो गई, तो अंदर घुसते क्या कहते हैं, जो जहां है वही खड़ा रहेगा, ठीक है ना, जो जहां है वही खड़ा रहेगा। तो वो क्या, तो हो ना डकैती, तो उनको कहना बढ़िया है सर हम तो बैठे हैं, तो फिर वो जवाब देगा आपको, अच्छा सा बैठा रहे, वो कहेगा बैठा मैं सुला देता हूँ, गन है मेरे पास। ओके चलो, दे हु आर स्टैंडिंग इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन,
सेंटेंस समझ में आया कि जो लोग इस रूम में खड़े हैं वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रेफरेंस में हम स्टडी करते हैं। तो देखो इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक हटा देता तो भी सेंटेंस करेक्ट होगा। पढ़ो, वो लोग अपनी जगह से नहीं लिखने का। कौन लोग? मैंने कहा कौन लोग? बोला वो लोग। अरे वो मतलब कौन? तो फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई, जो इस रूम में खड़े हैं। तो ये रिलेटिव क्लॉज हो गया। हो गया। देखो रिलेटिव क्लॉज जहां खत्म हो रहा है उसके बाद में वर्ब आ रही है, सेंटेंस की मेन वर्ब आ रही है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे? हु। क्यों हो रहा है? क्योंकि दे ऑब्वियसली लिविंग के लिए होता है, ठीक है, मतलब होता तो नॉन लिविंग के लिए भी है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे लिविंग के लिए ही यूज हुआ है। आप गधे घोड़ों को थोड़ा ना धमकी दोगे कि अपनी जगह से मत हिलाने को भून दूंगा, तो समझेंगे क्या होता है? हिलेंगे, उल्टा भाग जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली इंसानों को धमकी दी जा रही है ये यहाँ पे। चलो, तो बाकी सब ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हु यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है। हु तो वैसे भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है, तो ये हट नहीं सकता। इसको चाहोगे हटा दूं तो नहीं हटेगा। तो हर लिहाज से सेंटेंस करेक्ट है। करेक्ट है, पर ये सेंटेंस तो इनकरेक्ट है। पर ये सेंटेंस तो इनकरेक्ट है। निकल के आएगा रूल। ठीक है, तो रूल ये है, सरल सा साधारण। जो लास्ट वाली पर्सनल प्रोनाउन में 7 कितनी कितनी सीरीज थी? 7 सीरीज थी। 10 4 28 7 सीरीज थी। आई वाली, बी वाली फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में ओनली यू वाली, और थर्ड पर्सन में 4 सीरीज थी। ही वाली, शी वाली, इट वाली और दे वाली। इन 7 सीरीज में से दे वाली सीरीज का कोई भी पर्सनल प्रोनाउन कभी भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन के लिए एंटीसीडेंट का काम नहीं कर सकता। इसको मना ही है भैया, आप एंटीसीडेंट मत बनो। आप एंटीसीडेंट नहीं बन सकते। आप अगर इसको मैं हटा दूं, रिलेटिव क्लॉज यूज ही ना करूं, अगर मैं रिलेटिव क्लॉज यूज ही ना करूं तो दे आ सकता है। तो दे आ सकता है, दे गलत नहीं है, पर दे एंटीसीडेंट का काम नहीं कर सकता। जैसे रिलेटिव क्लॉज आ गया तो रिलेटिव क्लॉज आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन भी आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो एंटीसीडेंट भी कोई ना कोई बनेगा, और ये बन रहा है तो ये बन ही नहीं सकता। तो अगर मैं इसको हटा दूं तब दे में कोई खराबी नहीं है, सब सही है। लेकिन इस रिलेटिव क्लॉज को फिट करते ही, रिलेटिव प्रोनाउन को फिट करते ही दे आ ही नहीं सकता। तो क्या करें? तो ऐसे केस में उस सीरीज में से कोई भी प्रोनाउन आए उसको दोज में बदल दो। किसको किस में बदल दो? तो करेक्ट सेंटेंस विल बी दोज हु आर स्टैंडिंग इन दिस रूम, नॉट दे। इट इज अ रूल। okay, ठीक है, इट इज अ रूल व्हिच वी आर नॉट सपोज्ड टू आस्क अबाउट क्यों बदलते हैं ना। ठीक है, ओके भाई, धरती पे क्यों गिरती है? न्यूटन की फेंकी हुई चीज। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी में ही क्यों है? चंद्रमा में क्यों नहीं है? देयर इज नो आंसर टू दीस क्वेश्चंस। हां, चंद्रमा में है, तो इतनी नहीं है, शायद कम है। वहां पे उड़ते हैं लोग, तो कम क्यों है? अब इसका जवाब है कम क्यों है। भगवान ने कम भरी, पंप लेके आए थे भगवान, उधर ज्यादा भर दी, इसमें कम भर। हाँ, उनकी रेडियस कम है। अच्छा, मतलब जो लार्जर प्लैनेट्स है उसमें ज्यादा ग्रेविटेशन, तो सबसे ज्यादा किसमें? तो सन में। हाँ, अगर सन में है तो फिर हम सब सन की तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहे? हम क्यों सन से इतनी दूरी पर है? अर्थ की ग्रेविटी के कारण। तो फिर क्या? सन में तो ज्यादा है ना। सन में ज्यादा है तो फिर इसमें ये पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, तो सब जल जाने चाहिए अब तक। तो बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं होता है, ढूंढने भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, आ जाओ। तो दे को किसमें बदल देंगे हम? दोज में बदल देंगे, क्योंकि दे वाली सीरीज में, दे वाली सीरीज का कोई भी प्रोनाउन क्या है? एंटीसीडेंट का। कल वो देम भी आ जाए ना, देम भी दे वाली सीरीज का है, तो देम को भी किसमें बदल देना आप? दोज में। सेंटेंस रखा हुआ एक्सरसाइज में, देखते हैं उस टाइम किसी को याद आता है। ठीक है, डैम रखा हुआ है, इसको दोस्त करना है, कितना भी इंटरेस्ट, देखते हैं एक्सरसाइज में पकड़ता है कोई क्या। हाँ, तो रूल पढ़ लो एक बार, फिर चलते हैं लास्ट रूल पे। यदि दे के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आए तो दे को दोस्त में बदल दो। अब देखो यहाँ पे जो प्रिंटेड फॉर्म है ये एक्चुअली बुकिश लैंग्वेज में, ये जो लाइन लिखी हुई है ये सारी लाइंस क्या होती है? बुकिश लैंग्वेज। तो इसमें पूरी बात नहीं लिखी हुई होती, क्योंकि पूरी बात जो मैं कैसे बताएंगे पेज भर जाए। अब दे के साथ देन भी आएगा, दे की पूरी सीरीज है, पूरी बात नहीं लिखी रहती है ना, क्योंकि लिखने वाला भी अंडरस्टूड मानता है कि वो समझ जाएगा कि दे का मतलब यहाँ पे दे की सीरीज की बात है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो जब आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाए, आप चाहो एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना तो अपने अपनी लैंग्वेज में कुछ हल्का फुल्का पेन से लिख। ठीक है, तभी तो कह रहा हूँ जल्दी बुक्स ले लो। अभी मान लो अभी आपके पास ये शीट होती प्रिंटेड, तो आप अभी लिख देते ना,
तो ये रूल आपको हमें कभी भी रिवाइज करो तो आपके सामने रहता है कि अच्छा दे का मतलब दे की सीरीज की बात है। क्लियर? चलो हाँ जी, अब यहाँ पे ये रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ पहले। हाँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ इस रूल को स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि मैंने लिखा द स्टूडेंट, या अभी कौन सा सेंटेंस था हमारे पास, अभी वाला पहले वाला ही सेंटेंस ले लो। ओके, लेट्स डू वन थिंग, ये वाला सेंटेंस मैं ले लेता हूँ, ये वाला सेंटेंस लेता हूँ, लास्ट वाले सेंटेंस को देखो आप, दिख रहा है? अब देखो इसमें रिलेटिव क्लॉज आपने एलिमिनेट किया, कहां से कहां तक था? अब सुनो ध्यान से, इस सॉरी यहाँ तक रिलेटिव क्लॉज है ना, ये क्या था? रिलेटिव। तो इसको हटा दूं तो बचा हुआ सेंटेंस सही होगा। तो जो बचा हुआ सेंटेंस है वो क्या है, पढ़ के बताओ। तो बचे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? बचे हुए सेंटेंस दे, और बचे हुए सेंटेंस जो है मतलब मेन सेंटेंस वही है, बचा हुआ सेंटेंस जो मेन सेंटेंस उसकी मेन वर्ब क्या है? शुड नॉट मूव, पूरी है हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, ठीक है? शुड नॉट मूव मतलब वर्ब है कुल मिला के, ये वर्ब है ना, ठीक है? तो ये तो हो गई सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब आना जरूरी होता है, आगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में इतनी बार नहीं भी करे तो चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब की बात हमेशा करिए। अब ये जो अंदर चीज फिट हुई है ये क्या है? क्या है ये? रिलेटिव क्लॉज। क्या है ये? और क्लॉज का मतलब क्या होता है? एक तरीके का सेंटेंस, एक तरीके का सेंटेंस। तो इस क्लॉज के अंदर की सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी, क्योंकि ये भी तो सेंटेंस है, ये भी तो सेंटेंस है। तो इसके अंदर सेंटेंस, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? हु, और उसकी वर्ब क्या है? आर स्टैंडिंग। डन। बोलो यहां तक क्लियर है सारी बात? ये सब्जेक्ट, ये उसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये उसकी वर्ब। अब आपने इतना तो पढ़ा होगा कि वर्ब सिंगुलर आए या प्लूरल आए तो इसका डिसीजन सब्जेक्ट लेता है। ही के साथ इज, दे के साथ आर। भाई वर्ब कैसे आए, सिंगुलर आए, वर्ब कौन डिसाइड करता है? उसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये होती है सब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जो वर्ब को डिसाइड करती है। डन? क्लियर? तो इस सब्जेक्ट की वर्ब कौन है? वो, तो यानी ये वर्ब किससे चलेगी? इस दे से चलेगी। ये वर्ब किससे चलेगी? इस दे से। और ये वर्ब किससे चलेगी? इस हु से चलेगी। तो ये तो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, देखा ही, शी, इट, आई, कुछ भी हो सकता है, एंटीसेंस तो कुछ भी हो सकता है। उसके साथ ये वर्ब बदलती रहेगी, बदलती रहेगी, बदलती रहेगी, सिंगुलर प्लूरल होती रहेगी। पर ये जो हु, ये जो सब्जेक्ट लिख रहा है हु, ये हु की कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होती है क्या? नहीं होती ना। तो ये वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल, इसका डिसीजन कौन लेगा? इधर आर की जगह हु कब आएगा सर? भाई ये आर स्टैंडिंग, इस स्टैंडिंग कब होगा? इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब इसका सब्जेक्ट कौन है? हु। अब हु की कोई सिंगुलर प्लूरल यानी रिलेटिव प्रोनाउन की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होना होती है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। ये वाला जो सब्जेक्ट है ये कौन इसको डिसाइड करेगा? ये इसको डिसाइड करेगा। इसकी वर्ब तो ये है, इसकी वर्ब तो ये है। सो इस वाली रिलेटिव क्लॉज के अंदर वाली वर्ब को कौन डिसाइड करेगा? मुद्दा। सेंटेंस की मेन वर्ब को तो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट डिसाइड कर लेगा, बट रिलेटिव क्लॉज के अंदर जो क्रिया हो रही है, खड़े रहने की क्रिया हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है अंदर, उसकी वर्ब को डिसाइड कौन करेगा कि वो सिंगुलर है या नहीं। अब सुनना ध्यान से दूसरी चीज, अगर ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता, लेट से होम होता, तो बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता। जैसे मान लो आ गया राम, आ गया। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इस वर्ब को ये नाउन या प्रोनाउन डिसाइड कर लेगा, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है ना। तो रिलेटिव क्लॉज के अंदर भी वर्ब का डिसीजन लेने का प्रॉब्लम कब है? जब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो वो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जो वर्ब को डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? समझ में आया? फिर से सुनो, ये है मेरा एंटीसीडेंट है, और इसके बाद शुरू हो रही है मेरी रिलेटिव क्लॉज। क्या शुरू हो रही है? बोलो। अब रिलेटिव क्लॉज दो तरीके से आ सकती है। एक रिलेटिव क्लॉज ये होती है जिसमें यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म का होता है, और एक ऐसी होती है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन किस फॉर्म का होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म का होता है। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बाद में डायरेक्ट वर्ब नहीं आती है, पहले एक सब्जेक्ट आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है जो सब्जेक्ट का काम करता है, और उसके बाद में वर्ब आती है। इसमें तो डायरेक्ट बाद में वर्ब आ जाती है, इसमें तो डायरेक्ट बाद में वर्ब आ जाती है। अब इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज की वर्ब ये जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है ना ये डिसाइड कर लेगा। आ रहा है ना इसमें तो ऑलरेडी सब्जेक्ट का काम करने वाला नाउन या प्रोनाउन,
प्रॉब्लम किसमें होगी? उस केस में होगी क्योंकि उसमें सब्जेक्ट का काम तो खुद रिलेटिव प्रोनाउन करेगा और वो रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता, वो तो हर फॉर्म में सेम रहेगा। तो इस वर्ब को कौन डिसाइड करे, ये है मुद्दा। तो याद रखना रिलेटिव क्लॉज में कि जो वर्ब है अगर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो उस वर्ब को एंटीसीडेंट भाई साहब डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेंगे? एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा कि वो वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल, यानी एंटीसीडेंट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, वो सिंगुलर होगा तो उस वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा और ये प्लूरल होगा तो उस वर्ब को भी प्लूरल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तब एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा, क्योंकि तब तो उसको डिसाइड करने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑलरेडी यहां पे दिख रहा होगा, वो अपना अपने हिसाब से देख लेगा। समझ गए? क्लियर? चलें सेंटेंस पे। चलो तो तीन सेंटेंस है हमारे पास। देखो क्या ये लिखा हुआ है इसमें, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली वर्ब। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में कब आएगी वर्ब? जब ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे तभी आएगी। तो मैंने भी वही बात कही कि रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में आए तभी ये रूल चलेगा। उसके बाद में आने वाली वर्ब उससे पहले आने वाले, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले एंटीसीडेंट से डिसाइड। ठीक है? रिलेटिव प्रोनाउन जैसे वो हु हो, जैसे विच हो, जैसे दैट, कोई भी हो, अगर इसके बाद में जस्ट बाद में वर्ब आ रही है तो इससे पहले वाला एंटीसीडेंट है जो कि वर्ब को डिसाइड करेगा। ओके, सो देयर आर थ्री सेंटेंसेस गिवन हियर, फटाफट डिसाइड। इट इज आई हु डैश टू ब्लेम, वो मैं हूं जिस पर ब्लेम लगना चाहिए। तो बताओ, वो मैं हूं जिस पर ब्लेम लगना चाहिए, वो तुम हो जिस पर ब्लेम लगना चाहिए, वो है कोई तीसरा पर्सन है जिस पर ब्लेम लगना चाहिए। सेम सेंटेंस है, बस मैंने हु का एंटीसीडेंट तीनों में बदल दिया। इसमें एंटीसीडेंट रखा है आई, इसमें एंटीसीडेंट रखा है यू, इसमें एंटीसीडेंट रखा है ही, और तीनों ही केस में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब आ रही है, आ रही है, आ रही है। कौन डिसाइड करेगा? एंटीसीडेंट। कौन डिसाइड करेगा? एंटीसीडेंट। कौन डिसाइड करेगा? एंटीसीडेंट। आई के हिसाब से कौन सी वर्ब अप्रोप्रिएट है तीनों में से? इज एम आर में से एम। यू के हिसाब से कौन सी चलेगी? आर। याद रखना यू को हम हमेशा प्लूरल वर्ब देते हैं क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए चलता है, इसलिए हम उसको वर्ब हमेशा क्या देते हैं? प्लूरल देते हैं। और ही के हिसाब से कौन सी चलेगी? कोई भी यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन हो वो चेक करो सिंगुलर है प्लूरल है कैसा है, उसके हिसाब से उसकी वर्ब दो जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आ रही हो। तो क्लियर? ठीक है, डन। ओके, तो फिर आप इस सेंटेंस में एरर निकाल दो क्या? इसमें से सेलेक्ट कर दो, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट्स that has happened या that have happened this year। इवेंट आएगा क्यों? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये पढ़ो, वन ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल आता है? नहीं आता है। ये उन सारे ग्रेटेस्ट इवेंट्स में से एक इवेंट है जो कि इस साल हुआ है, इस साल हैपन हुआ है। अच्छा, ये तो आप समझ गए क्या? देखिए कौन बच्चा समझा कि यहाँ पे दैट क्यों आया है? 9 साल का एक वर्ड है ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो उसमें से कोई भी आएगा तो हु और विच नहीं आएगा, दैट आएगा। तो ये दैट को इसलिए आया, वो रूल तो फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं विच लगा दूं तो गलत है, दैट ही आएगा। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि वर्ब क्या आएगी। तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में आने वाली वर्ब उससे पहले आने वाले एंटीसीडेंट से चलेगी। चलेगी तो सिंगुलर है या प्लूरल? तो फिर हैज आएगा या हैव आएगा। इससे चलेगा। ओके ठीक है, तो आपके हिसाब से हैज और बाकियों के हिसाब से हैव। ओके, अब सुनना ध्यान से, इसमें अगर मैं ओनली लगा दूं तो क्या चेंजेस है? दिस इज ओनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट्स दैट हैज हैपेंड दिस ईयर या दैट हैव हैपेंड। तो मतलब दो सेंटेंस हो गए आपके सामने, एक तो ओनली हटाकर, एक ओनली लगाकर। बताओ, इधर ध्यान दो मौलिक। एक तो ओनली लगाकर, एक ओनली हटाकर, दोनों में हैव पक्का, दोनों में हैज शैली, दोनों में है ओनली लगे या हटे? रुद्र, इसमें इस वाले में ओनली वाले में, और ओनली हटा दें तो ओके।
सक्षम, इस वाले में हैज, और अगर ओनली हटा दे तो हैव। हाँ मौलिक, दोनों में हैज। सुनिए बेटा, अगर मैंने ओनली हटा दिया तो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है? यह मतलब कोई इवेंट है जिसके बारे में बता रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ। यह उन सारे महान इवेंट्स में से एक है जो इस साल हुए हैं। तो इस साल सारे ही हुए हैं। अगली बात किसके लिए? अगली बात रिलेटिव प्रोनाउन के अगली वाली बात किसके लिए है? सारे इवेंट्स। इस साल सारे हुए हैं, उनमें से एक निकाल के कह रहा हूँ, ये उनमें से यहाँ पे बराबर, क्योंकि अगली बात इस एक के लिए, इन सारों के लिए। लेकिन जैसे मैं ओनली लगा देता हूँ तो वो अगली बात शिफ्ट हो जाती है। आपके वजह से पढ़ो, यह उन सारे महान इवेंट्स में से सिर्फ एक है जो इस साल हुआ है। इस साल सिर्फ एक ही है, समझे क्या? ओनली लगते ही मीनिंग चेंज। और रिलेटिव क्लॉज में बात किसकी हो रही है वो बनता है एंटीसीडेंट। तो इसमें एंटीसीडेंट ग्रेटेस्ट इवेंट्स है, लेकिन ओनली लगते ही अब ये एंटीसीडेंट रहा ही नहीं, अब एंटीसीडेंट ओनली वन रहते हैं। उनमें से एक ही इवेंट है जो एंटीसीडेंट बन रहा है अगली बात का। क्लियर है क्या? समझ गए? सो किस दो जनों ने सही बताया, एक तो रुद्र ने कि इसमें तो आएगा हैव, इसमें तो आएगा हैव। इसमें तो क्लियर कट रूल चलेगा कि वर्ब किससे चलेगी? एंटीसीडेंट से चलेगी। तो एंटीसीडेंट ग्रेटेस्ट इवेंट्स है, तो इवेंट्स के हिसाब से प्लूरल आ गया। लेकिन अगर मैं वन के आगे ओनली लगा दूं तो अब जो एंटीसीडेंट है वो शिफ्ट होके इधर आ चुका है। अब ओनली वन मेरा एंटीसीडेंट है और ओनली वन एक है, तो एक के हिसाब से हैज आएगा। फाइन। अब इसमें से ढूंढ सकते हो, सेम टू सेम सेंटेंस है। राम इज वन ऑफ दोस बॉयज हु वाज या वर एब्सेंट यस्टरडे। ये तो इजी है। राम उन सारे लड़कों में से एक है, तो ओनली थोड़ा लिखा है मैंने, ओनली नहीं लिखा है, तो फिर दोस बॉयज सारे के सारे ही मेरा एब्सेंट हो गए, सारे लड़के एब्सेंट है। राम उन सारे लड़कों में से एक है जो कल एब्सेंट है, यानी सारे लड़के एब्सेंट है, उनमें से एक राम भी है। तो एब्सेंट सारे है ना, तो बॉयज के साथ क्या हुआ था? अकेला राम नहीं था, सारे। और अगर मैं ऐसे कहूं राम उन सारे लड़कों में से सिर्फ एक है जो कल एब्सेंट था, तो अब अकेला राम ही एब्सेंट है, सारे नहीं, फिर बहुत है। ओके, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। और इसमें बताना लास्ट, दिस इज द ओनली वन ऑफ आवर नॉवेल्स दैट इज इन डिमांड नाउअडेज, दैट आर इन डिमांड नाउअडेज। अब की बार यहाँ पे वन के आगे ओनली लग गया। यह नोवेल उसके सारे नॉवेल्स में से सिर्फ एक है जो डिमांड में, तो डिमांड में सिर्फ एक ही है, उसके वो सारे नॉवेल्स हैं लेकिन उनमें से डिमांड में। और अगर मैं ओनली हटा दूं तो क्या मीनिंग आएगा? यह उसके सारे नॉवेल्स में से एक है जो आजकल डिमांड में है आएगा, क्योंकि सारे नॉवेल्स डिमांड में है और उसमें से एक नॉवेल उठा के बातचीत करी जा रही है। क्लियर है ये सारी बातें? ओके। अब मेरा सवाल, लास्ट सवाल है इन्हीं सेंटेंस में से, अगर यहाँ पे वन ऑफ जैसी चीज दिखाई दे रही है, जैसे ये दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली वर्ब कैसी आएगी? ऑप्शन नंबर ए ऑलवेज सिंगुलर, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सर। ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज प्लूरल, और ऑप्शन नंबर सी डिपेंड्स। डिपेंड्स मतलब दोनों में से कोई भी आ सकती है, सेंटेंस के बाकी चीजों पे डिपेंड करेगी। क्या आंसर चुनो? वन ऑफ वाले केस, भाई वन ऑफ जैसी कोई चीज दिखाई दे, जैसे दो सेंटेंस में दिखाई दे रही है, फिर ये केस, ये क्वेश्चन ओनली वन के लिए पूछेंगे आपसे, है ना? सो ऑलवेज बोलो, डिपेंड्स। डिपेंड्स का मतलब क्या होता है? कभी सिंगुलर आएगी कभी प्लूरल आएगी। प्लूरल मैंने बना दी है, सिंगुलर आप बना के दिखाओ। आपका आपके कहने वाला है सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकती है। अभी इन दोनों सेंटेंस में प्लूरल आ गई, वो तो मैंने बना दिया। अब आपके जो डिपेंड करी है सिंगुलर बन सकती है, तो कुछ चेंजेस करते हैं सेंटेंस में ताकि वो सिंगुलर आ जाए। अरे ओनली नहीं करना है, केवल वन ऑफ। ओनली का तो केस ही अलग है, मैं कह रहा हूं वन ऑफ लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ हो? अब वर्ब जो है रिलेटिव क्लॉज की वर्ब है वो कैसी होगी? ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज प्लूरल और इट डिपेंड्स। अंदर आके बैठना शुरू कर दो, बाहर आ जाएगा। इधर से आए हो, इधर से आओ। हाँ इवेंट्स को इवेंट कर दो, इवेंट्स को क्या कर दो? इवेंट कर दो। तो अच्छा दिमाग लगाया,
और इधर भी मैं बॉयज को बॉय कर दूं तो फिर एंटीसीडेंट सिंगुलर हो गया, एंटीसीडेंट सिंगुलर हो गया तो हैज आ जाना चाहिए और यहाँ पे वॉज आ जाना चाहिए। बेटा दिमाग अच्छा लगा लिया, लेकिन नाउन चैप्टर में शायद तुम एब्सेंट थे। वन ऑफ के बाद वाला नाउन कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता, बहुतों में से एक होता है, एक में से एक। तो वन ऑफ आ गया तो नाउन तो प्लूरल ही आएगा, तो आंसर इज ऑलवेज, आंसर इज। तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, वन ऑफ आ गया, अब रिलेटिव क्लोज आगे देखें, आप वन करके प्लूरल वर्ब को टिक करो, वही करेक्ट। सेम टू सेम क्वेश्चन ओनली के लिए, सेम टू सेम क्वेश्चन ओनली के लिए, ओनली कैसी चीज दिखाई दे, जैसे वन ऑफ के बाद ओनली भी लग गया ना, मतलब ये वाला चीज समझ गया ना। तो इसमें जो रिलेटिव क्लॉज की वर्ब होगी वो कैसी होगी, अगेन तीन ऑप्शन, ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज प्लूरल या डिपेंड्स। ऑलवेज सिंगुलर, डिपेंड्स। हाँ शैली आप बताओ। ऑलवेज सिंगुलर और मैं प्लूरल कर दूं तो देखो ना, एक ही सोचना है। ओनली वन वाले केस में या कुल मिला के ऐसी बात है कि जब ओनली लगा हुआ हो, डिपेंड्स। तो ये जो वर्ब है ये ऑलवेज सिंगुलर ए ऑप्शन, ऑप्शन बी ऑलवेज प्लूरल या डिपेंड्स, डिपेंड्स या ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। अब मुझे करके बताओ इसमें वर्ब डिसाइड। अब आ रहा कहीं, सो इट डिपेंड्स। अरे सिंपल सी बात है, जब ओनली नहीं लगेगा तब ये एंटीसीडेंट है और वो एंटीसीडेंट तो सिंगुलर हो ही नहीं सकता क्योंकि वन ऑफ के बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। लेकिन जब ओनली वर्ड आ गया तो ओनली वाली जो चीज है वो एंटीसीडेंट बनेगी, पर वो तो सिंगुलर प्लूरल हो सकती है ना। अब उसके सारे नॉवेल्स में से एक नॉवेल नहीं है, दो नॉवेल है जो डिमांड में, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। सो ओनली के आगे वन लगेगा ऐसा किसने कहा फिक्स है, ओनली के आगे तो टू भी लग सकता है, थ्री भी लग सकता है। तो ऐसे याद रखो कि ये एंटीसीडेंट बनेगा। अभी एंटीसीडेंट सिंगुलर बनेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल बनेगा, रट मतलब कि सिंगुलर ही। तो आंसर इज डिपेंड्स। ओनली के केस में डिपेंड्स, ओनली ना रखे तो फिर हमेशा। समझ गए, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन खत्म होता है पूरी तरीके से। दे आर ऑल डन विद रिलेटिव प्रोनाउन, दिस वाज द फाइनल। ओके, बाकी के प्रोनाउन की जो जितनी कैटेगरीज बच गई, 4-5 कैटेगरीज बच गई, उसको कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।